सो वेलकम टू इंडियस लॉ कॉलेज। और ठीक है, क्या चल रहा है? एलएलबी सेकेंड सेमेस्टर का एग्जाम का क्वेश्चन आंसर सीरीज चल रहा है। पेपर वन को इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है जो कि हमने कर लिया है। मुस्लिम लॉ भी शायद 5 का 6th पेपर हो गया है। सेकेंड पेपर हम कर रहे हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसकी ये थर्ड क्लास है। इसको शॉर्ट शॉर्ट क्लास ले रहे हैं, जो टॉपिक है जैसे जैसे उसको एक साथ कर रहे हैं। जैसे आज का टॉपिक होगा न्यायालय, ठीक है। जो हमारा आने का चांस रहता है वो है सुप्रीम कोर्ट। तो पहले हम सुप्रीम कोर्ट देखेंगे, अगर क्वेश्चन आंसर सीरीज में हाई कोर्ट होगा तो वो भी इसी के साथ देख लेंगे, ठीक। चलो, क्वेश्चन है नवीनतम न्यायिक निर्णयों के आलोक में भारत में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया तथा क्षेत्राधिकार का वर्णन कीजिए। तो फर्स्ट प्रायोरिटी ये है कि सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहा है, और सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं, जो जज होते हैं, उनकी नियुक्ति कैसे की जाती है, प्लस सुप्रीम कोर्ट का क्षेत्राधिकार क्या होता है, ये दो चीज पूछ रहा है। साथ ही ये पूछ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के जो नए केस आए हैं उनको भी बताइए, ठीक। चलो शुरू करते हैं। न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया, उससे पहले थोड़ा सा हम लोग चले चलते हैं कि हमारा हिस्ट्री देख लेते हैं थोड़ा सा। वैसे मैं पुराने वाली सुप्रीम कोर्ट की क्लास में है, सो फिर भी देख लेते हैं। देखो, सबसे पहले इंडिया में जो आया था वो आया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ कलकत्ता, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, ठीक है। आई थिंक 1774 में आया था, क्योंकि 1773 के जो एक्ट आया था उसके द्वारा ये आया था, ठीक है। उसी के साथ फिर आया मद्रास का सुप्रीम कोर्ट, बॉम्बे सुप्रीम कोर्ट वगैरह वगैरह, ठीक। उसके बाद 1800 शायद 61 में, नॉट, इसको मुझे चेक करना पड़ेगी डेट, शायद 61 में आया था, हाई कोर्ट एक्ट आया था, ठीक है। और इस हाई कोर्ट एक्ट के द्वारा जितने भी सुप्रीम कोर्ट पहले गए थे उनको समाप्त कर दिया गया। कहीं भी अभी तक हमको सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया नहीं दिखा, ठीक है। फिर 1935 में जो एक्ट आया, भारत सरकार अधिनियम, उसके द्वारा 1937 में एक फेडरल कोर्ट की स्थापना की गई, ठीक है। और ये क्यों स्थापित किया गया था? देखो, जब पहले हाई कोर्ट में, जो हाई कोर्ट ये थे, ब्रिटिश हाई कोर्ट थे, इसमें कोई प्रॉब्लम होती थी तो सीधे बार काउंट, सॉरी, क्वींस बेंच इंग्लैंड जाना पड़ता था, किंग्स बेंच इंग्लैंड जाना पड़ता था। इन हाई कोर्ट्स में एक अपील के लिए फेडरल कोर्ट की स्थापना हुई, और यही फेडरल कोर्ट आगे चलकर 1950 में क्या हुआ, भारत का सुप्रीम कोर्ट बन गया, ठीक है, आज़ादी के बाद। चलो, थोड़ा सा ये हिस्ट्री हो गई, हम लोग अपने टॉपिक पे चलते हैं। देखो, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है, ठीक है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 124 से लेकर 147 तक, इसको याद रखना, ठीक है। सारे सारे आर्टिकल, अगर तुम वनडे एलएलएम का एग्जाम देने जा रहे हो, नेट जेआरएफ का देने जा रहे हो, यूपीएससी से लेकर पीसीएस, कहीं पर भी वैसे सारे के सारे आर्टिकल इंपॉर्टेंट हैं, जिसमें से 124 पहला आर्टिकल है जो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात करता है, ठीक है। 124(1) क्या कहता है कि भारत में, इंडिया में एक सुप्रीम कोर्ट होगा, ठीक है। इंडिया में एक सुप्रीम कोर्ट होगा, ठीक। नाउ एक्स्ट्रा मैं बता दे रही हूँ, क्वेश्चन में तो ये पूछा है कि उच्चतम सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया बताइए, लेकिन अगर सुप्रीम इंडिया के सुप्रीम कोर्ट के बारे में पूछ लिया तो सबसे पहले आर्टिकल 124(1), ठीक। चलो, अब क्वेश्चन पे चलते हैं, गंदा कर देते एकदम ना, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के जो जस्टिस होते हैं उनकी नियुक्ति की प्रक्रिया क्या है, पहला क्वेश्चन यही है। तो पहला क्वेश्चन वही चलते हैं। संवैधानिक प्रावधान, जाहिर सी बात है, भारत के संविधान में इसका प्रावधान दिया हुआ है। कहाँ दिया हुआ है? सबसे पहले आर्टिकल 124(2) में दिया है, ठीक। 124(1) कहता है कि भारत का एक सुप्रीम कोर्ट होगा, भारत में देयर शैल बी अ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, शैल लिखा है तो एक ही होगा, ठीक है। ओके, चलो। और 124(2) कहता है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। ये भी इंपॉर्टेंट है, एंट्रेंस के लिए भी याद रखना। अगली सेमेस्टर जब हम लोग पढ़ेंगे तो क्वेश्चन आंसर सीरीज भी करेंगे, साथ में एमसीक्यू भी किया करेंगे, है ना, और अच्छे से समझ में आएगा। तो 124(2) कह रहा है कि जो सीजेआई हैं, देखो सीजेआई का पद सबसे बड़ा होता है, तो जाहिर सी बात है अगर हम इसको ध्यान से सोचेंगे तो ऐसा ही व्यक्ति इनकी पोस्टिंग कर सकता है जो उससे बड़ा हो। तो सबसे बड़ा भारत में किसी का पद है तो हमारे राष्ट्रपति का, क्योंकि भारत का प्रथम नागरिक होता है ना, इसलिए इसकी पोस्टिंग कौन करेगा?
हमारा प्रेसिडेंट। ठीक है, ओके। मुख्य सीजीआई की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ठीक है। अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद होती है। देखो, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पहले कितने थे? 8 न्यायाधीशों की व्यवस्था थी। ठीक है, एक सीजीआई था, ठीक, प्लस 7 अन्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट में। 1950 की बात हो रही है। ठीक है, अब ये संख्या बढ़ के 34 हो गई है, जिसमें एक सीजीआई है, ठीक है, प्लस 33 और हो गए हैं। ठीक है, नाउ सीजीआई के पोस्टिंग कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है, राष्ट्रपति करता है। बट साधारण नियम यही चला रहा है कि जो सबसे सीनियर वकील सॉरी जज होगा सुप्रीम कोर्ट का, उसी वही अगला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेगा, मुख्य न्यायाधीश बनेगा भारत का। ठीक, इंदिरा गांधी के टाइम पे ये क्रम टूटा था एक बार, 3 सीनियर जजों को छोड़ के चौथे नंबर को बना दिया गया था। तो हम लोग पॉलिटी में नहीं जाएंगे इतना अंदर, ठीक है, क्योंकि हमको सिर्फ रिवीजन करना है एग्जाम के लिए। उसके बाद फिर से वही क्रम चालू हो गया। बाकी 33 जो जज होते हैं उनकी नियुक्ति कैसी होती है? तो जाहिर सी बात है, सीजीआई जब आया है तो उसके आने के बाद बाकी 33 की नियुक्ति हुई नहीं है, कुछ तो उसके पीछे रहे ही हैं, है ना। फिर भी कोई ना कोई पोस्ट तो खाली होगी। मान लो 1 पोस्ट या 2 पोस्ट खाली होगी। मान लो कि जब कोई सीजीआई बना उसके बाद कई उससे, जैसे फॉर एग्जांपल सीजीआई है, सीजीआई के बाद कई ऐसे जज हैं जो सीनियर की कैटेगरी में हैं, बट चूंकि ऑलरेडी सीजीआई रिटायर नहीं हुआ है तो इनके रिटायरमेंट का टाइम आ गया तो इनका पद खाली हो जाएगा। अब ऐसे अन्य जजों की जो पोस्टिंग खाली है सुप्रीम कोर्ट में, उनकी भी पोस्टिंग सुप्रीम कोर्ट करता है, ओ सॉरी प्रेसिडेंट करता है, राष्ट्रपति करता है। बट हमारे सीजीआई से राय ले लेता है चीफ जस्टिस से कि किसको करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए। देखो, ये भी हम लोग अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, बस इतना जानो। कॉलेजियम प्रणाली क्या होती है? यह प्रणाली न्यायपालिका द्वारा विकसित की गई थी और वर्तमान में न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण का प्रमुख तरीका है। क्या है कॉलेजियम प्रणाली? तो जो अभी हमने देखा, किसी जज की जब पोस्टिंग होती है या ट्रांसफर होता है, तो हम भी पोस्टिंग केस से ही देखते हैं। ठीक है, किसी जज की जब नियुक्ति हो रही है तो प्रेसिडेंट क्या कर रहा है? सुप्रीम कोर्ट के जज की, सीजीआई की क्या कर रहा है? सहमति ले रहा है। ठीक, वेरी गुड। सीजीआई के अलावा मान लो कि अन्य जजों की जो नियुक्ति करनी है, वहां सिर्फ सीजीआई की सलाह नहीं लेता। फॉर एग्जाम्पल, अन्य जो सीनियर जज हैं उनकी भी सलाह लेता है। 3-4 जज की छोटा सा ग्रुप होता है जो प्रेसिडेंट को सलाह देगा कि हाँ भाई आप इनकी पोस्टिंग कीजिए, आप इनकी पोस्टिंग कीजिए। अब ये राष्ट्रपति पे किसकी करते हैं पोस्टिंग। ठीक है, तो ये जो छोटा सा ग्रुप है जो अपना बता रहा है कि किन की पोस्टिंग की जानी चाहिए, ये जज ही हैं। ठीक है, जो ग्रुप है ये जज ही हैं। इन्हीं को कॉलेजियम ग्रुप कह लो या कॉलेजियम सिस्टम कह लो। ठीक है, चलो। 3 ऐतिहासिक फैले सॉरी केसेस, 3 ऐतिहासिक केसेस वेरी इंपॉर्टेंट है। 3 जज केसेस, ये 3 जज केस हैं। ठीक है, इनको ये इन केसों का नाम कुछ अलग है। क्या है? इन केसों का नाम कुछ अलग है। ठीक है, बट इनको जज केस कहा जाता है। एक 4th भी है बट मैंने यहाँ पे 3rd ही ऐड किया। ठीक है, 4 जज केसेस हैं। ठीक है, चलो। सबसे पहला जज केस जो है वो 1981 में आया था, एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ना मैंने क्या कहा, देखो अभी यहाँ सिर्फ नोट्स रिवीजन करो। मैंने कहा है कि अगर टाइम रहेगा तो एक दिन हम सारे इंपॉर्टेंट केसेस का एक क्लास लेंगे, वहाँ पे मैं सारे जज केसेस का भी एक्सप्लेन करूँगी हुआ क्या था। ठीक है, अभी बस इतना याद रखो कि एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में कार्यपालिका को, एग्जीक्यूटिव को, ठीक है सॉरी, हाँ, कार्यपालिका को अधिक शक्ति दी गई। ठीक है, उसके बाद दूसरा न्यायाधीश मामला 1993 में इससे 12 साल बाद आया। इस केस का नाम था सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें न्यायपालिका की प्रधानता स्थापित की गई थी। और तीसरा न्यायाधीश केस आया था जो इसके 7 साल बाद आया था 1998 में। इसमें राष्ट्रपति के परामर्श पर सुप्रीम कोर्ट ने कॉलेजियम की संरचना को स्पष्ट किया था। क्या हुआ था? राष्ट्रपति से परामर्श पर सुप्रीम कोर्ट ने जो कॉलेजियम सिस्टम होता है उसको एक्सप्लेन किया था। ठीक है, कॉलेजियम की संरचना कैसे होती है? कौन सा ग्रुप होता है जो प्रेसिडेंट को अन्य जज के अपॉइंटमेंट के लिए सलाह देता है? ठीक है, सिफारिश करता है। मैंने पहले बोला सीजीआई होंगे और कुछ अन्य जज होंगे। कुछ अन्य जज कौन होते हैं? जो सीजीआई से क्रम में छोटे हों, बाकी बाकी 33 में क्या हो? हाईएस्ट हो। तो बाकी 33 में
+4 होने का मतलब इस 33 में 29 से लेकर 33 नंबर तक जो जज होंगे, ठीक है, क्योंकि 34 तो सीजीआई है। कुल मिला के 5 लोग कॉलेजियम सिस्टम में होते हैं, ठीक है। इसको ऐसे भी याद रख सकते हो कि जो संवैधानिक पीठ बैठती है वो भी कम से कम 5 जजों की होती है, ठीक है। 5 नंबर याद रखना है। अब नवीनतम न्यायिक केस देख लेते हैं। एनजेएसी, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। किससे संबंधित था ये? इसमें क्या किया सरकार ने, देखो अभी तक जो हमने ऊपर कॉलेजियम सिस्टम देखा जजों के अपॉइंटमेंट से संबंधित, जिसमें सीजीआई के अलावा अन्य जजों की जो नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट में हो रही थी, उसमें एक कॉलेजियम था जो राष्ट्रपति को सलाह देता था। इस कॉलेजियम 5 सदस्य थे, जिसमें खुद एक सीजीआई था प्लस 4 और वरिष्ठ जज सुप्रीम कोर्ट के ही थे, है ना। बट सरकार ने क्या किया, एक नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन बनाया, ठीक है, 99th अमेंडमेंट द्वारा, ठीक है। और इसमें इन्होंने एक अलग से कमिटी बनाई, ठीक है। क्या बनाई? कमिटी बनाई। एंड बाय दैट कमिटी, एक मिनट, एक मिनट। काटी क्या है, जिसको पढ़ना हो यहाँ जा, जिसको ना पढ़ना हो ना। हाँ बट अभी देखो क्या कहते हैं, अभी आज आप, कल आप नहीं थे, तो कल वाली क्लास सबको मिल गई ना, है ना। फायदा हुआ कि नहीं? नहीं थे तो नहीं पढ़ेंगे उसको। वो तो सही है, अब बट सब थोड़ा पढ़ने के लिए थोड़ा टाइम निकालने ओके पड़ेगा। ओके। सो इस पर से कहीं पर से रिकॉर्डिंग रुकी थी, इसलिए फिर से करते हैं। क्या हुआ, 2015 में सरकार ने अपना एक कमिटी बनाई। उस कमिटी में आधे तो जज थे, आधे सरकार के खुद ही मेंबर थे, आधे जज थे और आधे सरकारी मेंबर थे, ठीक है, सरकार के खुद के सदस्य थे, जो क्या करते, उन जजों की जो पद खाली हैं उनके लिए जजों की क्या करते, सिफारिश करते। कुल मिलाकर अपने पसंद के जजों का वहाँ पर स्टेब्लिश करने का उनका होप था, है ना। सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, ये अमेंडमेंट हम नहीं मानते, ये असंवैधानिक है, क्योंकि इससे जो न्यायपालिका की स्वतंत्रता है वो क्या होगी, प्रभावित हो जाएगी, है ना। क्योंकि अगर अलग अलग लोग, जिसके अगर सरकार के पसंद के ही लोग आकर वहाँ बैठ जाएं, जैसे अपने जी फूफा कहीं पर, फूफा तो नहीं सुनते, अपने घर के लोग आके वहाँ पे क्या कहते हैं, बेटे सब बैठ जाएं, अपने पसंद के लोग, तो फिर वो निष्पक्ष न्याय नहीं कर पाएंगे। कॉलेजियम प्रणाली इसी को कहा जाता है, इसी को मतलब फिर से कॉलेजियम प्रणाली को बहाल कर दिया गया है। कॉलेजियम प्रणाली किसको कहा जाता है, जिसमें जज ही रहते हैं जो अन्य जज की नियुक्ति की सिफारिश करते हैं। देखो कॉलेजियम को ऐसे याद करें, जैसे कॉलेज के दोस्त होते हैं, दोस्त ही दोस्त के काम आते हैं, है ना। तो जैसे 5 जज रहेंगे, एक सीजीआई रहेगा प्लस अन्य 4 सीनियर जज रहेंगे जो जज की नियुक्ति की सिफारिश करेंगे। चलो नवीन सुधार क्या हुए हैं, ठीक है, नवीन सुधार जैसे कि कॉलेजियम सिस्टम को बहाल कर दिया गया है, ठीक है, और आज लाइव स्ट्रीमिंग होती है सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स की, है ना, इत्यादि। चलो सुप्रीम कोर्ट का क्षेत्राधिकार क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट है। देखो हम फिर से बोलेंगे, देखो 25-30 मिनट की क्लास है सुप्रीम कोर्ट के बारे में, पुरानी वाली क्लास 10-10 मिनट करके 3 क्लास होगी, उसको देख लेना। सुप्रीम कोर्ट वाला इसको शॉर्ट में चल रहे हैं, बट वहाँ डीपली अच्छे से पढ़ा हुआ है, ठीक है। चलो हाँ, आर्टिकल 131, राज्यों के बीच या राज्य और केंद्र के बीच विवादों में सुप्रीम कोर्ट को सीधा सुनवाई का अधिकार है। ये क्वेश्चन हम लोग फिर से हम कहेंगे, बोला जरूर देख लो, उसमें हमने सुप्रीम कोर्ट के बारे में बात की, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कैसे होती है, कितने जज होते हैं, वगैरह वगैरह, वो अलग क्वेश्चन हो जाएगा, और एक क्वेश्चन है, दोनों में से कोई भी आ सकता है, ठीक है। देखो राज्यों के बीच और राज्य और केंद्र के बीच विवादों में सुप्रीम कोर्ट को सीधा सुनवाई का अधिकार है। क्या मतलब है इसका? आर्टिकल 131 कहता है कि कभी मान लो किसी राज्य का राज्य से झगड़ा हुआ, झगड़ा मतलब लाठी डंडा नहीं, ठीक है, कोई अन्य विवाद जैसे टैक्स पे या आने जाने व्यापार संबंधी कोई भी विवाद हुआ, नदी के जल पे सीमा संबंधी विवाद, या एक राज्य का केंद्र से हुआ विवाद, या एक राज्य का केंद्र प्लस किसी राज्य से कोई विवाद हुआ, ठीक है, या कई राज्य का केंद्र से हुआ, ऐसे मतलब कुल मिला के एक साइड राज्य और केंद्र है, या दोनों साइड राज्य हैं, ये जो हमारे स्टेट और सेंट्रल लेवल है, इनके बीच कोई भी विवाद होता है, ठीक है, तो इसकी सुनवाई हाई कोर्ट नहीं करेगा, सीधे कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट करेगा।
ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन किसका है? ये मूल क्षेत्राधिकार सुप्रीम कोर्ट का है ऐसी सुनवाई करने का। जैसे हमारा मान लो पड़ोसी से झगड़ा हो तो सुनवाई कहाँ होती है? दीवानी में होती है ना? इनकी सुप्रीम कोर्ट में होती है, ठीक है। अपीलीय अधिकारिता क्या है सुप्रीम कोर्ट की? आर्टिकल 132 से 136 है, ये दूसरा क्षेत्राधिकार है सुप्रीम कोर्ट का। अपीलीय अधिकारिता क्या होती है? संवैधानिक मामलों में अधिकारिता। देखो वहां पे तुम पढ़ोगे उस वाली क्लास में, वहां तुमको आर्टिकल 134A मिलेगा, ठीक है। क्या होता है आर्टिकल 134A? भी देखते हैं। संवैधानिक मामलों में अपील, कोई मतलब कहीं कोई केस चल रहा है, ठीक है, वहां पर संविधान ने कोई ऐसा प्रश्न उठा जिसका स्पष्ट एक्सप्लेनेशन समझ नहीं आ रहा है, ठीक है, या कई हाई कोर्ट ने उसका अलग अलग एक्सप्लेनेशन किया है, या पहले से सुप्रीम कोर्ट ने उस पर कोई स्पष्ट एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है। जैसे कि सेक्शन 9 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट, ठीक है, कुछ हाई कोर्ट्स ने कहा था विवाद उठने पर कि ये आर्टिकल 21 और 14 के खिलाफ है, क्योंकि ये वाइफ या हस्बैंड को, देखो क्या होता है सेक्शन 9 में, पति या पत्नी बिना किसी कारण के एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, ठीक है, तलाक नहीं हुआ, अलग रह रहे हैं, ठीक है। तो एक केस में क्या हुआ था कि पत्नी ने कहा कि मैं पति के साथ नहीं रहूंगी, मेरा रहने का मन नहीं है। और अगर सेक्शन 9 में क्या होता है, पीड़ित पक्षकार जिसको जिसको मतलब और पत्नी पति को छोड़कर चली गई है, तो पति पीड़ित हुआ, वो कोर्ट जाता है, कोर्ट से यह आदेश दिलवाता है कि पत्नी को मजबूर किया जाए उसके साथ रहने को, ठीक। एक केस आया उसमें पत्नी ने कहा मैं किसके साथ रहती हूँ या किसके साथ ना रहूँ ये मेरा शारीरिक अधिकार है, राइट टू इक्वलिटी भी है। और सेक्शन 9 जब मुझे ऐसा मजबूर करता है तो सेक्शन 9 क्या करता है, मेरे इन अधिकारों का, संवैधानिक अधिकारों का हनन करता है, इसलिए सेक्शन 9 असंवैधानिक है, ठीक है। तो एक हाई कोर्ट ने कहा हाँ भाई बात तो सही है, सेक्शन 9 क्या है, असंवैधानिक है। फिर दूसरे हाई कोर्ट में गए, दूसरा केस आया साउथ इंडिया का था, वहां हाई कोर्ट ने कहा सेक्शन 9 असंवैधानिक नहीं है। अगर हस्बैंड को वाइफ या वाइफ को हस्बैंड के साथ रहने को मजबूर कर रहा है जो बिना किसी उचित कारण से एक दूसरे से अलग हो गए थे, तो ये आपके आर्टिकल 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, शारीरिक स्वतंत्रता और समानता के अधिकार का उल्लंघन नहीं है, क्योंकि भैया हस्बैंड और वाइफ आपको बांध के नहीं बनाया गया था, आपने सोच समझ के शादी की थी, ठीक है। चलो इसने कह दिया ना। अब तीसरा केस आया, जब तीसरा केस आया, ठीक है, तो हस्बैंड वाइफ एक जगह हो गया कि उल्लंघन करा, एक जगह करा नहीं, तो ये लोग चले गए सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। आई थिंक सरोज रानी का केस था, ठीक है, सुदर्शन कुमार बनाम सरोज रानी का, एक बार देख लेना, यही केस है जहाँ तक है, ठीक है। तो जब सुप्रीम कोर्ट में गए कि आप अपनी ये बताइए, क्योंकि दो हाई कोर्ट अलग अलग बात बोल रहे हैं, हम कौन सी बात मान के फैसला दें। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा जो दूसरा हाई कोर्ट ने बात बोली थी सही बात है कि हस्बैंड वाइफ आपको बांध के नहीं बनाया गया, स्वतंत्र सहमति से बने थे, ठीक है। इसलिए सेक्शन 9 क्या है, आर्टिकल 14 और 21 का उल्लंघन नहीं करता। मतलब आर्टिकल 14 21 मतलब संवैधानिक अधिकारों का, ठीक है, संवैधानिक मामलों का, यही बात यहाँ हो रही है, ठीक है। जब सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट अपील नहीं की जा सकती कभी भी, ठीक है। कब अपील? अपील मतलब नीचे कोई केस हुआ है, उसका कोई फैसला हुआ है, अंतिम आदेश डिक्री हुई है, तभी अपील होती है, ठीक। तो आर्टिकल 132 के अनुसार जब कोई संवैधानिक मामला फंस रहा हो, ठीक है, किसी बात पर संविधान का उनका सुप्रीम कोर्ट का स्पष्टीकरण आवश्यक है। चलो दीवानी मामलों में अपील कब होती है? सेक्शन 133 में। और दंड मामलों में अपील कब होती है? सेक्शन 134 में। विशेष अनुमति याचिका कब होती है? 136 में, ठीक। नौ याद रखना, संवैधानिक मामलों में अपील और दीवानी मामलों में अपील डायरेक्ट आप नहीं कर सकते। हाई कोर्ट ने फैसला दिया और मुंह उठा के सुप्रीम कोर्ट नहीं जाना है, ठीक है। क्या होगा, सेक्शन 134 में जिस हाई कोर्ट ने आपका फैसला दिया है उसमें आप याचिका करोगे कि हमको सेक्शन 134A दिया जाए। सेक्शन 134A क्या होता है? एक प्रमाण पत्र होता है, ठीक है, एक प्रमाण पत्र जिसमें ये लिखा होता है कि फला केस सुप्रीम कोर्ट में क्या है, अपील करने के योग्य है, ठीक है। और जब आप सुप्रीम कोर्ट अपना केस लेकर जाओगे तो सुप्रीम कोर्ट आपसे यही मांगेगा कि हमको प्रमाण पत्र तो दिखाओ कि आपके पास ये प्रमाण पत्र है कि नहीं। जैसे एक स्कूल से दूसरे स्कूल में जाओ तो ट्रांसफर सर्टिफिकेट या कैरेक्टर सर्टिफिकेट मांगते हैं, है ना, ठीक। तो दीवानी मामलों में भी संवैधानिक मामलों में भी। अब आया दांडिक मामलों में। देखो दांडिक मामलों में क्या होता है ना, इसमें 134A लागू भी होता है, और अगर मामला जैसे मृत्युदंड संबंधित है ना, या देखो ऐसा मामला है जिसमें लोअर केस ने क्या दिया है था, देखो भी तुमको यहाँ पर जगह ही नहीं है इसमें, कहाँ समझाएं, यहाँ देख लो। एक व्यक्ति था
लोअर कोर्ट, सिविल दीवानी और कौन सा बोलते हैं, जिला कोर्ट है ना, वहां से उसको बाइज्जत बरी कर दिया गया था। वेरी गुड। ठीक है, हाई कोर्ट ने वो केस अपने पास बुला लिया, या हाई कोर्ट के पास वो केस अपील में आया, ठीक है, और हाई कोर्ट ने उस व्यक्ति को क्या दे दिया, डेथ सेंटेंस दे दिया। जो व्यक्ति छोटी अदालत में क्या हुआ था, बरी हो गया था। अब सुप्रीम कोर्ट के पास अगर ये व्यक्ति अपील करना चाहता है तो इसको 134A की आवश्यकता नहीं होगी, है ना। या कोई व्यक्ति का केस कहीं चल रहा था, मतलब जिला कोर्ट में, किसी सिविल कोर्ट में कोई फैसला नहीं आया था, और हाई कोर्ट ने अपने पास बुलाकर उस व्यक्ति को दंड दे दिया, तब भी यहाँ पर भी दंड संबंधित भले मामला है, 134A है, बट यहाँ 134A के सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है, बाकी अन्य दंडात्मक मामलों में अपील के लिए सर्टिफिकेट की आवश्यकता होती है। विशेष अनुमति याचिका क्या होती है, जब किसी विशेष मामलों में कोई अपील करनी हो। ठीक है, चलो। सुप्रीम कोर्ट किसी भी निचली अदालत के निर्णय के विरुद्ध विशेष अनुमति प्रदान कर अपील सुन सकता है। यह सबसे व्यापक अपीलीय अधिकार है। क्या होता है, किसी निचली अदालत में कोई केस चल रहा था, ठीक है, कोई निर्णय आया, चाहे हाई कोर्ट वगैरह, और सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल याचिका दी गई कि आप ये केस सुनिए। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट को लगा कि ऐसे आधार उपस्थित है, मान लो पब्लिक ऑर्डर के लिए या लोकहित इत्यादि के लिए हमें ये केस सुनना चाहिए, तब कोर्ट क्या करता है, 136 में अपना क्या दे देता है, सुनने के लिए, हाँ लाइए आपका केस हम सुनते हैं, ऐसा क्या कहता है, सहमति देता है, केस को सुनता है। चलो, सलाहकार अधिकारिता, ठीक है, एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन, ये केस में से आर्टिकल अच्छे से याद रखना, आर्टिकल सारे याद रखने। ये वाला मैं क्यों बोल रही हूँ, अगर तुमको फिलहाल वनडे एग्जाम देना है, इस समय कहीं वनडे एग्जाम देना है, तो ये आर्टिकल बहुत ज़रूरी है याद करना। क्यों, देखो थोड़ा सा यहाँ करंट अफेयर जोड़ देते हैं। क्या हुआ था कि तमिलनाडु में कुछ, देखो जब केंद्र स्तर पर कोई कानून पास करना होता है तो फाइनल अनुमति सुप्रीम कोर्ट की लगती है, बट जब राज्य स्तर पर पास करना होता है तो फाइनल अनुमति किसकी लगती है, राज्यपाल की लगती है ना। राज्यपाल के पास दो ऑप्शन होता है, या तो उस पर खुद की सहमति दे, और या तो जो भी सरकार ने बिल पास किया है उसको राष्ट्रपति की सहमति के लिए भेज दे, है ना। ओके, एक्सेलेंट। चलो, तमिलनाडु सरकार ने ढेर सारा बिल पास किया था, और यहाँ के जो राज्यपाल थे उन्होंने अटका के रखा, कई साल, कई कई बिल तो साल भर के हो गए थे। तमिलनाडु सरकार ने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट में केस कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा भैया राज्यपाल ऐसा नहीं कर सकते। जैसे ही तमिलनाडु सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल किया, राज्यपाल जो वहाँ के थे, कुछ केसों को तो उन्होंने फाइल किया, कुछ राष्ट्रपति के पास भेज दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ऐसे नहीं, जब तक मन करे तब तक लटकाए रहो। देखो, क्योंकि संविधान में लिखा है जल्द से जल्द, जल्द से जल्द राज्यपाल को उस पर अनुमति देनी चाहिए, कोई टाइम फिक्स नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के 2 जज की बेंच थी, इन्होंने कहा 3 महीने के अंदर राज्यपाल को अपनी अनुमति दे देनी चाहिए। ठीक, वेरी गुड। अभी देखो, केरला हाई कोर्ट ने भी, केरला सरकार ने भी फिर यही किया, इसके भी बहुत सारे बिल जो है यहाँ के गवर्नर ने अटका के रखे थे। बट फिर क्या हुआ ना, देखना भी, जब सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु वाले पे केस किया और जीता, तो केरला सरकार ने कहा जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया तो सुप्रीम कोर्ट की बात तो हमारे लिए भी मान्य होगी, तो हम अपना केस वापस लेना चाहते हैं। तो फिलहाल ये केस चल रहा है। इंडियन गवर्नमेंट ने कहा नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते, आप अपना केस वापस नहीं ले सकते। क्यों, क्योंकि अब जो केस चल रहा है, क्या केस चल रहा है भी बता रहे हैं, अगर उसमें हम जीत गए तो तमिलनाडु गवर्नमेंट हार जाएगी, है ना, और फिर आप भी हार जाओगे। क्या चल रहा है हम बता रहे हैं। देखो, तमिलनाडु गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट में केस किया, सुप्रीम कोर्ट के 2 जज बेंच ने कानून बदल दिया 3 महीने के लिए। ठीक, संविधान में जबकि लिखा हुआ है कि जल्द से जल्द समय। अब सुप्रीम सलाहकारी अधिकारिता क्या होती है, देखना अगर ये अलग से आ गया तो। इसमें क्या होता है, जो भारत का राष्ट्रपति होता है वो सुप्रीम कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट के जज से किसी बात पर सलाह मांग सकता है। ठीक है, किसी बात पर सलाह मांग सकता है। 2 प्रकार की बातें होती है। प्रथम प्रकार की बात में जो बात होती है उस पर सलाह देने के लिए सुप्रीम कोर्ट के जज बाध्य होते हैं, ठीक है, और जो दूसरी तरीके की बात होती है उस पर बाध्य नहीं होते हैं। ठीक है, ओके, क्या बात होती है जाने दो। नौ, क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, राष्ट्रपति ने कहा ये बताइए किस अधिकार से आपके जज लोगों ने संविधान में परिवर्तन कर दिया, किस अधिकार से, जहां वहां लिखा है जल्द से जल्द किया जाना चाहिए,
वहां पर आपने 3 महीने कर दिया, जबकि संविधान में जो अंतर आना चाहिए, जो बदलाव होना चाहिए, उसके लिए एक प्रक्रिया, संविधान संशोधन प्रक्रिया, राज्यसभा में पास हो, लोकसभा में पास हो, वगैरह वगैरह। आप तो भैया सारी संवैधानिक प्रक्रिया का ही उल्लंघन कर दे रहे हैं। कोर्ट ने कहा नहीं, हम आपके पास इतने समय तक अटका हुआ था, आपने कोई प्रश्न नहीं को अपने अंडर में नहीं सुना, उसके बाद हमने जनहित में ऐसा किया है, ठीक है ना। पहला बात ये उठा। अब दूसरा क्वेश्चन जो चल रहा है वो ये चल रहा है, ठीक है, मान लो कि आपको बोलना ही था कि 3 महीने वाला समय है, ठीक है, संविधान में परिवर्तन करना था, तो बात ये बताइए कि बड़े फैसले लेने के लिए कम से कम संवैधानिक पीठ बैठनी चाहिए। संवैधानिक पीठ क्या होती है? कम से कम 5 जजों की पीठ होनी चाहिए, है ना, 5 जजों की पीठ होनी चाहिए। और आपके 2 ही जज ने ऐसा कैसे कर दिया? तो अभी इस पर विचार चल रहा है, ठीक है। अब सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला लेगा? अगर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के पक्ष में फैसला लिया तो जो केरला हाई कोर्ट, केरला अपना केस वापस लेना चाहता है तो केरला हार जाएगा, सरकार के विरुद्ध लिया तो केरला जीत जाएगा। बट केरला ने अपना वापस ले लिया। कैसे ले लिया? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट, देखो, सुप्रीम कोर्ट ने कहा भैया हम राष्ट्रपति की सलाह पर बात करने को तैयार हैं, बट हम किसी को अपना केस वापस लेने से नहीं रोक सकते, ठीक है। चलो, तो सलाहकारी अधिकारिता क्या है? जब राष्ट्रपति किसी बात पर सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों से चर्चा करे, सीधी सी बात है, कोई प्रश्न भेजे उस पर सलाह मांगे। तो ये वाला केस याद रखना, जो मैंने भी तमिलनाडु वाली कहानी बताई, पूरी कहानी आप करंट अफेयर की आप लिख सकते हो सामने, ठीक है ना। चलो, रिट अधिकारिता आर्टिकल 32, देखो, आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट को और 226 में हाई कोर्ट को कुछ अधिकार प्राप्त हैं, ठीक है, जैसे हैबियस कॉर्पस, मैंडमस, ठीक है, सेसियरी और क्यू वारंटो। तो 5 प्रकार का रिट निकालने के लिए, ठीक है, प्लस एक नई अवधारणा भी है PIL, इसकी अधिकारिता इसको सुप्रीम कोर्ट को दी गई है। क्या करता है ये अधिकारिताएं? जैसे बंदी प्रत्यक्षीकरण वगैरह 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 हुआ, ये सुप्रीम कोर्ट को डायरेक्ट जनता से जोड़ता है, ठीक है। इसमें जनता को कोई अपीली अधिकारिता, कोई केस जीत के नहीं पहुंचना है, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट के पास जनता अपनी प्रॉब्लम को लेकर पहुंच सकती है, ठीक। न्यायिक परीक्षण क्या है? एग्जीक्यूटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव, कोई भी ऐसा एडमिनिस्ट्रेशन ने या एग्जीक्यूटिव ने, ठीक है, या कार्यपालिका, विधायिका ने, ठीक है, कोई कानून बनाया है या कानून का उल्लंघन किया है जो कि हमारे संविधान के मूल, हाँ ठीक है, सॉरी, हमारे संवैधानिक अधिकारों का क्या करते हैं? उल्लंघन करते हैं, फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन करते हैं, ठीक है, या संविधान के आधारभूत ढांचे को प्रभावित करते हैं, तो ऐसे कानून क्या होते हैं? शून्य होते हैं, आर्टिकल 30 में। नाउ मान लो कोई कानून बन गया, तो कैसे पता चलेगा ये उचित है कि नहीं? सुप्रीम कोर्ट को ये पावर है कि ऐसे कानून को अपने पास बुलाकर उसका न्यायिक पुनरीक्षण करे, उस पर अपने विचार रखें और उसको शून्य या संवैधानिक या असंवैधानिक घोषित करें। कंक्लूजन हो गया। सुप्रीम कोर्ट से आप क्या समझते हो, मतलब फॉर एग्जांपल सुप्रीम कोर्ट की अधिकारिता से, पावर से वगैरह, जो आप इम्पोर्टेंट समझते हो शॉर्ट नोट में आपको लिखना है, ठीक। बहुत डीपली हम लोग गए ही नहीं है, सिर्फ नोट्स को मैंने छोटे में समझाया है ताकि आपका क्वेश्चन आंसर सीधे सीरीज के जो क्वेश्चन था वो मैंने समझाया है। बट मैं फिर कह रही हूँ सुप्रीम कोर्ट का बेसिक जो है, जो पहला वाला वीडियो, उसको जरूर देख लेना, क्योंकि मुझे लगता है क्वेश्चन वही वाला आना चाहिए। देखते कौन सा आता है ना। चलो अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आर्टिकल 143, जो हमने सुपर शॉर्ट में देखा, जहां प्रेसिडेंट क्या होता है? सुप्रीम कोर्ट के जज से सलाह लेता है, ठीक है, या सुप्रीम कोर्ट की सलाहकारी अधिकारी था। एक क्वेश्चन अगर अच्छे से तैयार कर लो तो बाकी भी हम कर सकते हैं। वही क्वेश्चन है, कौन से आर्टिकल में था? आर्टिकल 143 में था, जहां प्रेसिडेंट क्या करता है? राष्ट्रपति क्या करता है? सुप्रीम कोर्ट के जज से सलाह मांगता है, और सुप्रीम कोर्ट का यह अधिकार है कि वो राष्ट्रपति को परामर्श दे, ठीक है, किसी प्रश्न पर अपना परामर्श दे, अपने विचारों को रखे, ठीक है। कितने प्रकार के होते हैं ये? तो मैंने कहा था कुछ चीजों में जो है बाध्य है सुप्रीम कोर्ट के जज जो है अपना राय देने के लिए, कुछ में वो मना कर सकते हैं, उनको नहीं देनी राय, ठीक। चलो, आर्टिकल 143 में 2 प्रकार की स्थितियों में सुप्रीम कोर्ट के राय ले सकता है। कौन ले सकता है? राष्ट्रपति ले सकता है। पहला आर्टिकल 143(1), सार्वजनिक महत्व अथवा विधि से संबंधित कोई प्रश्न है
ऐसा कोई प्रश्न है जो पब्लिक वेलफेयर से संबंधित है या लॉ से संबंधित है, ठीक है, या पब्लिक वेलफेयर से संबंधित है, वहां प्रेसिडेंट क्या कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट के जज सुप्रीम कोर्ट को अपना क्या कहते हैं प्रश्न भेज सकता है कि आप बताइए इसके बारे में क्या किया जाए, ठीक है, सार्वजनिक महत्व का हो और या उससे उत्पन्न होने की संभावना हो, ठीक है। ऐसा प्रश्न देखो क्या बोल रहा है, प्रश्न प्रेजेंट हो सार्वजनिक महत्व का, या प्रश्न के भविष्य में उत्पन्न होने की संभावना है, ठीक है, मतलब प्रेजेंट नहीं है, शक है, आशंका है कि ऐसा कुछ भविष्य में हो सकता है, ठीक है। अगर इस प्रश्न पर सुप्रीम कोर्ट राय दे भी सकता है और मना भी कर सकता है, क्यों, क्योंकि राय देने के लिए वो बाध्य नहीं है, किस पर, सार्वजनिक हित पब्लिक वेलफेयर से संबंधित प्रश्न है या लॉ से संबंधित प्रश्न है जो कि प्रेजेंट है या फ्यूचर में उत्पन्न हो सकते हैं, राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट बाध्य नहीं है, ठीक है। अगर सुप्रीम कोर्ट चाहे तो मना भी कर सकता है, चाहे तो राय दे दे। न्यायालय द्वारा दी गई राय बाध्यकारी नहीं होती यदि राष्ट्रपति उस पर अमल करने के लिए बाध्य नहीं है, ठीक है। प्रेसिडेंट क्या है, सुप्रीम कोर्ट से राय मांग रहा है, अगर सुप्रीम कोर्ट ने राय नहीं दिया कोई बात नहीं, अगर सुप्रीम कोर्ट ने राय दे भी दिया तो प्रेसिडेंट मतलब हमारे राष्ट्रपति भी उस पर कार्य करने के लिए, उस राय को मानने के लिए बाध्य नहीं है, मन कहे माने और मन कहे ना माने, ठीक है। जैसे बेरुबारी मामला 1966, क्या भारत का भूभाग पाकिस्तान को सौंपा जा सकता है, देखो क्या हुआ था यहाँ पे, हमने कुछ अपना एरिया पाकिस्तान को सौंप कर कुछ पाकिस्तान का एरिया अपने में मिला लिया था, इससे क्या होता है सीमा संबंधी कुछ विवाद सुलझ जाते हैं, ठीक है। 1960 बेरुबारी वाद है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ओके, प्रेसिडेंट ने प्रश्न पूछा था सुप्रीम कोर्ट, उससे सुप्रीम कोर्ट ने कहा जैसा आपको मन के वैसे करो, बहुत हम लोग इसमें अंदर नहीं जाना, ठीक है। विशेष न्यायालय विधेयक मामला 1979, अयोध्या के संदर्भ में, इस केस में भी क्या हुआ था, बाबरी मस्जिद विध्वंस के बारे में राष्ट्रपति द्वारा सुप्रीम कोर्ट से कुछ सलाह मांगी गई थी, ठीक है, ओके। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी सलाह देने के लिए मना कर दिया था। ये सारे केस शॉर्ट वाली लॉन्ग वाली वीडियो में वहां देख लेना, ठीक है। तो ये जो है अयोध्या संदर्भ वाला मामला ये इंपॉर्टेंट है और बेरुबारी वाला मामला भी इंपॉर्टेंट है, ठीक। चलो अब आर्टिकल 143(2) में दूसरे प्रकार का है, पहला क्या था, वेलफेयर सार्वजनिक हित से संबंधित या लॉ से संबंधित विधि से संबंधित मामले पर प्रश्न करेगा, सुप्रीम कोर्ट राय देने के लिए बाध्य नहीं है, चाहे तो दे सकता है, प्रेसिडेंट राय मानने के लिए बाध्य नहीं, चाहे तो माने चाहे ना माने। दूसरा क्या है, इंटरनेशनल समझौते से उत्पन्न कोई विवाद है, अंतर्राष्ट्रीय संधियों से संबंधित कोई विवाद उत्पन्न होता है और प्रेसिडेंट क्या करता है, सुप्रीम कोर्ट से राय मांगता है, ठीक है। जैसे यदि कोई प्रश्न भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत बने संधियों समझौते या वचनों से संबंधित हो जिसमें संघ और राज्य सम्मिलित हो तो राष्ट्रपति यह मामला अनिवार्य रूप से न्यायालय को भेजना होता है, ठीक है। इन स्थिति में न्यायालय को राय देनी होती है और वह बाध्यकारी होता है। तो अंतर्राष्ट्रीय समझौते से संबंधित विवाद है और प्रेसिडेंट अगर सुप्रीम कोर्ट से राय मांगता है तो सुप्रीम कोर्ट को राय देनी ही पड़ेगी, ठीक है। हाँ, फिर से प्रेसिडेंट बाध्य नहीं है, लेकिन चाहे राय को माने चाहे ना माने, ठीक है। परामर्शी राय की प्रकृति क्या है, जो 143 में सुप्रीम कोर्ट राय दे रहा है प्रेसिडेंट को, वो किस प्रकृति का है, ठीक है। तो हमने देखा है देखो प्रकृति मतलब जो चीज हम किसी व्यक्ति के बारे में जान ले, ठीक है, तो हमने क्या जान लिया है 143(1) में प्रकृति कैसी थी, राय देने वाली अनिवार्य नहीं थी, सुप्रीम कोर्ट बाध्य नहीं था, और ओके इसमें प्रेसिडेंट बाध्य होता है, ठीक है। चलो ओके जो भी है अभी देख लेते हैं क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है 143 में जो हमने ऊपर देखा कि सुप्रीम प्रेसिडेंट जब राय मांगता है तो सुप्रीम कोर्ट राय देने के लिए बाध्य नहीं है, चाहे तो दे और चाहे ना दे, ठीक है। उसी प्रकार प्रेसिडेंट भी उस राय को मान लो उसने दे दिया तो मानने के लिए बाध्य नहीं है, चाहे तो माने चाहे ना माने। 143(2) कह रहा है सुप्रीम कोर्ट बाध्य है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट राय देने के लिए बाध्य है, ठीक है, बाध्य है।
चलो, फिर भी सुप्रीम कोर्ट की राय का प्रबल नैतिक और संवैधानिक प्रभाव होता है और आमतौर पर उस पर अमल किया जाता है। परामर्शित क्षेत्राधिकार का महत्व क्या होता है? ठीक है, कानून स्पष्टता प्रदान करता है। किसी भी कानून पर कोई कंफ्यूजन है, राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग रहा है, सुप्रीम कोर्ट है उस पर अपना एक्सप्लेनेशन दे रहा है, तो वो लॉ क्या हो जाता है? एक्सप्लेन हो जाता है। ठीक है, संवैधानिक टकराव की संभावना कम हो जाती है। कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच में संतुलन स्थापित रहता है, क्योंकि दोनों आपस में सहयोग कर रहे हैं। निष्कर्ष हो गया। क्या करना है? पूरे क्वेश्चन आंसर का जो भी आप इससे समझे हो उसका शॉर्ट में इंपॉर्टेंस लिखना है। ठीक।